नमस्कार दोस्तों, आरएससीआईटी के चैप्टर 5 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मैं एक और चैप्टर की समरी लेके आया हूँ आपके लिए, जिसका नाम है चैप्टर 5। ठीक है, और ये आरएससीआईटी बुक से मैंने चैप्टर लिया है, तो उम्मीद करूंगा आपको ये पसंद भी आएगा और आपको ये समझ में भी आएगा। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अभी तक कोई भी बुक नहीं पढ़ी है, ठीक है, आरएससीआईटी संबंधित, तो ये आराम से देखिएगा, क्योंकि ये पूरी समरी जो मैं लेके आया हूँ ना आपके लिए, ये समरी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और ये कह सकता हूं कि चैप्टर 5 में से यहां से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांस है। ठीक है, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आऊं आपके लिए और उनमें से मैंने आपकी थोड़ी व्याख्या की है, जिससे आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन मतलब चैप्टर के एंड में मैं फुल फॉर्म बताऊंगा चैप्टर संबंधित सारी की सारी, भाई कितनी फुल फॉर्म बन रही है इस चैप्टर में, और साथ में इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन रहे हैं वो क्वेश्चन मैं आपको सोल्व कराऊंगा इसी के अंदर। ठीक है, तो मतलब फुल समरी एक तरीके से है, जिससे ये कह सकते हैं कि इस चैप्टर से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा आप पूरा देखेंगे और पूरा समझेंगे इसको। ठीक है, और साथ में आप एक नोटबुक ले लीजिए, जो भी आपको इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म लगती है वो आप नोट कर लीजिए आराम से। ठीक है, तो दोस्तों पहला यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन बैंकिंग, क्योंकि बैंकिंग का जो चैप्टर है इसी के अंतर्गत है। तो यहाँ पे पहला टॉपिक आ रहा है चैप्टर 5 का, ऑनलाइन बैंकिंग। अब ऑनलाइन बैंकिंग क्या होती है दोस्तों? ऑनलाइन बैंकिंग का मतलब है, ऑनलाइन बैंकिंग वह सुविधा है जिसमें ग्राहक इंटरनेट की मदद से अपने बैंक खाते से जुड़े कार्य घर बैठे और मोबाइल पर कंप्यूटर से कर सकता है। ध्यान सुनिएगा, ऑनलाइन बैंकिंग किसे कहते हैं? ऑनलाइन बैंकिंग वह सुविधा है जिसमें ग्राहक इंटरनेट की मदद से अपने बैंक खाते से जुड़े कार्य घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से कर सकता है। ठीक है दोस्तों, ओके। अब ऑनलाइन बैंकिंग के लाभ क्या क्या है, मतलब क्या क्या प्रॉफिट है, क्या क्या लाभ है? देखिए, ऑनलाइन बैंकिंग का सबसे बड़ी लाभ बता रहा हूं मैं आपको। एक तो समय की बचत होती है इसमें। क्या होती है दोस्तों? समय की बचत, मतलब आप बैंक वगैरह में नहीं जाओगे, घर बैठे काम कर सकते हो, बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो समय बचेगा ये आपका। दूसरा, 27 मतलब 24 घंटे काम कर सकते हैं इसमें, किसी भी समय बैंकिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि कोई समय निर्धारित है इसमें, नहीं है, मतलब ऑल टाइम आपके ऑनलाइन रहेगा एक तरीके से। ठीक है, तेज लेन देन कर सकते हैं, मतलब तुरंत आप ट्रांसफर कर सकते हैं पैसे। ठीक है, सुरक्षित सेवा, ओटीपी और पासवर्ड से सुरक्षा रहती है इसकी, और रिकॉर्ड उपलब्ध रहते हैं। ठीक है, सभी ट्रांजेक्शन का हिसाब किताब क्या रहता है, ऑनलाइन मिल जाता है। तो ये दोस्तों ऑनलाइन बैंकिंग के लाभ हैं। ठीक है, सवाल ऐसे बन सकता है कि इनमें से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का एक तरीके से लाभ नहीं है, तो यहाँ पे देखिए लाभ क्या है, समय की बचत है ना, हमेशा सेवा मिलेगी आपको, तेज लेन देन हो जाएगी, सुरक्षित सेवा होती है इसमें, और रिकॉर्ड भी क्या रहते हैं दोस्तों, ऑल टाइम उपलब्ध रहते हैं। तो उम्मीद करता हूं ऑनलाइन बैंकिंग के लाभ आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से, ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से सेवाएं कौन कौन सी है? पैसे ट्रांसफर करना। अब पैसे ट्रांसफर करना नेफ्ट कर सकते हो, आरटीजीएस कर सकते हो, आईएमपीएस कर सकते हो। क्लास में आगे चल करके इनके बारे में समझाऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो नेफ्ट के बारे में समझाऊंगा क्या होती है, आरटीजीएस की बताऊंगा मैं दोस्तों, और आईएमपीएस के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन थोड़ा वेट कीजिएगा, आगे चैप्टर ले रहा हूं इनका ही मैं। ठीक है, अब ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से सेवाएं क्या है? बैंक ट्रांसफर कर सकते हो, मतलब पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, बिजली, पानी और मोबाइल बिल भरना, मतलब आपने भी भरा होगा, मतलब मोबाइल बिल तो एक तरीके से भरा ही होगा, रिचार्ज किया होगा आपने भी, पानी का बिल, बिजली का बिल भरा होगा आपने। बैलेंस आप चेक कर सकते हो, है ना, आप पता कर सकते हो कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है। साथ में बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हो, है ना, और साथ में ऑनलाइन शॉपिंग पेमेंट भी करना होता है, तो इसके द्वारा हम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से जो सेवाएं हैं वो आपको पता लग गई होंगी। ये सेवाएं देखिएगा, ये सेवाएं आपको मिलती है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आगे अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक हमारा जनाधार का। ठीक है, जनाधार क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत गरीब और सामान्य लोगों को जीरो बैलेंस बैंक खाता खोलने की सुविधा दी जाती है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत गरीब और सामान्य लोगों को जीरो बैलेंस पर खाता खोलने की सुविधा दी जाती है। ठीक है, अब आपसे कोई बोले कि जो ये खाता खुलता है बैंक में, वो कैसे बैलेंस खुलता है? जीरो बैलेंस में। किसमें दोस्तों? ध्यान देना, यहां से सवाल बनाऊंगा बाद में मैं, जीरो बैलेंस पे। ठीक है, मुख्य विशेषता क्या है? खाता शून्य बैलेंस पे खुलता है, पहली विशेषता ये है। ठीक है, साथ में आपको रुपए का डेबिट कार्ड मिलता है, वेरी गुड। इसके साथ में सरकार की योजनाओं का पैसा सीधे बैंक खाते में आ जाता है। ठीक है, बीमा भी हो जाता है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, बीमा की भी सुविधा मिलती है, और ओवरड्राफ्ट की भी सुविधा मिलती है, बस कुछ शर्तें होती हैं, और ओवरड्राफ्ट की भी सुविधा मिलती है। ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बैंक से अधिक आहरण करना, मतलब एडवांस निकाल लेना बैंक से। ठीक है, तो ये आपको कुछ विशेषताएं होती हैं,
ये भी थोड़ा सा पढ़ लो आराम से, स्क्रीनशॉट ले लो कि खाता जीरो बैलेंस में खुल जाता है, रुपे कार्ड डेबिट कार्ड मिलता है, सरकार की योजनाओं का पैसा सीधा बैंक खाते में आ जाता है, बीमा की भी सुविधा मिलती है और साथ में ओवरड्राफ्ट की भी कुछ शर्तों के साथ सुविधा मिलती है। तो उम्मीद करता हूं आपको यहाँ पे जनधन खाता की योजना के बारे में थोड़ा सा पता लगा होगा इसके बारे में भी। अब चलते हैं दोस्तों क्रेडिट कार्ड के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? क्रेडिट कार्ड के बारे में। दोस्तों क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है और आप भी चाहते हो कि मैं 1 से और 15 तक पूरे चैप्टर की समरी दूं, ठीक है, तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए क्लास को, ठीक है। सभी का रेस्पॉन्स अच्छा आया तो मैं पूरे 15 चैप्टर की समरी लिख के आऊंगा, ठीक है। ये 5वां चैप्टर है, ठीक है। 6ठे 7वें 8वें 9वें 10वें 11वें 12वें और 15वें तक की जो समरी है वो जल्दी लेके आ रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। तो आपको भी क्या करना है, अगर आपको सारे अपडेट पाने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में उन बच्चों के पास इस क्लास को शेयर करो जिनकी RSCIT की एग्जाम है, ठीक है। आप सभी के पास शेयर करो। यहाँ पे बात करें दोस्तों क्रेडिट कार्ड के बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में बात करें तो क्रेडिट कार्ड एक ऐसा कार्ड है जिसमें आप पहले खरीदारी कर सकते हैं और बाद में बैंक को भुगतान कर सकते हैं। मतलब कुछ अवधि मिलती है आपको, उस अवधि के तहत आप बाद में भुगतान कर सकते हैं। आप जितना चाहो खरीदारी कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में बाद में आपको भुगतान करने की मतलब बोला जाता है कि भाई बाद में भुगतान कर सकते हो आराम से, ठीक है। विशेषता क्या है यहाँ पे क्रेडिट कार्ड की, ठीक है। बैंक आपको एक क्रेडिट लिमिट देता है, लेकिन इसमें ये नहीं कि कितना ही खर्चा कर दो, आप लिमिट देता है, जैसे 10,000 की दे दी आपको, है ना, 15,000 की दे दी, मान लो 20,000 की दे दी, 50,000 की दे दी, ठीक है। आपकी जो स्किल होगी एक तरीके से सिविल होगी, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड की लिमिट देता है, ठीक है। आपका व्यवहार कैसा है उसके अनुरूप ये चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक आपको एक क्रेडिट कार्ड लिमिट देता है, सही बात है। उस लिमिट तक आप खर्च कर सकते हैं, ये नहीं कि एडवांस कर सकते हैं, भाई आपकी 10,000 की लिमिट है, 10,000 तक ही खर्च कर सकते हैं आप। महीने के अंत में बिल आता है, ठीक है। महीने के अंत में जो भी आपने खर्चा किया ना उसका बिल आ जाएगा, भाई इतना पैसा खर्च कर दिया, इसका आप पेमेंट कर दो अब, ठीक है। अगर नहीं करते हो तो कुछ एडवांस ब्याज देना पड़ता है। समय पर भुगतान नहीं करने पर क्या देना पड़ता है दोस्तों? ब्याज देना पड़ता है। तो इसमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है, ये जितने खर्च किए ना उसको एक सही समय पर आप वापिस से क्या कर दो, क्रेडिट कार्ड में जमा कर दीजिए, ठीक है। तो ये क्रेडिट कार्ड की कहानी थी दोस्तों, उम्मीद आपको समझ में आई होगी। अब चलते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पर। अगला डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड क्या है दोस्तों? डेबिट कार्ड बैंक खाते से जुड़ा होता है, मतलब बैंक से मिलता है कि जब आप इससे भुगतान करते हैं तो पैसा सीधे आपके बैंक खाते से कट जाता है। बहुत अच्छी बात है, आपको पता होगा इस चीज का। तो इसका उपयोग क्या है दोस्तों? उपयोग है ATM से आप पैसे निकाल सकते हो इसके द्वारा, दुकानों पर भुगतान कर सकते हो, है ना, ऑनलाइन पेमेंट भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपने किया भी होगा। अब चलते हैं दोस्तों आगे। तो उम्मीद है आपको डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बारे में हल्का सा पता लग गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों 5वें टॉपिक के पर। 5वां है कार्ड से भुगतान करना। कार्ड क्या होता है दोस्तों? डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके किसी दुकान या मॉल या वेबसाइट पर भुगतान करते हैं तो उसे कार्ड भुगतान कहते हैं। क्लियर यहां तक का? ओके। डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके किसी दुकान, मॉल या वेबसाइट पर भुगतान करते हैं भाई साहब, तो उसे क्या कहते हैं? कार्ड भुगतान कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कार्ड भुगतान कहते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा ये भी। अब चलते हैं दोस्तों आगे। अब आती है आपके नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग की बात करें तो जब हम बैंक की वेबसाइट या ऐप के माध्यम से इंटरनेट से भुगतान करते हैं तो उसे नेट बैंकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? नेट बैंकिंग कहते हैं। तो किस किस को इसकी परिभाषा समझ में आ गई भाई, कि जब हम बैंक की वेबसाइट या ऐप के माध्यम से इंटरनेट से भुगतान करते हैं तो उसे नेट बैंकिंग कहते हैं। उदाहरण के रूप में बिजली बिल भुगतान करना, फीस जमा करना, यहाँ पे किसी खाते से या किसी के खाते में पैसे भेजना, ये यहाँ पे एक तरीके से उदाहरण है इसके। अब बात करते हैं थोड़ा आगे POS के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? POS के बारे में बात करते हैं आगे। मैं भी आपका ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा, जल्दी से टॉपिक करा रहा हूँ, लेकिन आपको अगर लगता है कि भाई जल्दी पढ़ा दिया तो आप स्क्रीनशॉट ले लो और आप खुद पढ़ सकते हो उसको आराम से, ठीक है। अब बात करते हैं POS की। POS की सबसे बड़ी बात है कि POS की पूरा नाम क्या होता है? पूरा नाम होता है दोस्तों पॉइंट ऑफ सेल। क्या होता है दोस्तों? पॉइंट ऑफ सेल होता है। क्लियर यहां तक का? उम्मीद करता हूं इसकी फुल फॉर्म आ सकती है अब की बार, कि POS का पूरा नाम क्या होता है? पॉइंट ऑफ सेल होता है, ठीक है। POS मशीन वह मशीन होती है जो दुकानों, मॉल, होटल आदि में लगी होती है। POS मशीन वह मशीन होती है जो दुकानों, मॉल, होटल आदि में लगी होती है, जिसे कार्ड से भुगतान किया जाता है, जिससे कार्ड से भुगतान किया जा सकता है। उदाहरण सुपरमार्केट में, पेट्रोल पंप पर, मेडिकल स्टोर पर, ठीक है। यहाँ पे चलती है दोस्तों, ग्राहक कार्ड स्वाइप कर, आपने स्वाइप किया हुआ कभी न कभी, ग्राहक कार्ड स्वाइप कर टैप करता है और पिन डालकर भुगतान पूरा करता है, ठीक है।
ओके, तो पीओएस के द्वारा ही संभव है सब कुछ। तो पीओएस वह मशीन होती है, पीओएस वह मशीन होती है जो दुकानों, मॉल, ठीक है, आदि में लगी होती है और जिसमें कार्ड के द्वारा हम भुगतान कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आ गया हो पीओएस के बारे में। यहाँ पे आ रहा है कि कार्ड स्वाइप कर टैप करता है और पिन डाल करके भुगतान करता है। अब सबसे जरूरी बात, पिन का पूरा नाम क्या है, ये मैं आपसे पूछता हूँ। जल्दी से बताइएगा भाई, किस किस को याद है PIN का पूरा नाम। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बन सकता है, क्योंकि कोई रोक नहीं सकता इस क्वेश्चन को भी, क्योंकि फुल फॉर्म आपके 2-3 पूछी जा सकती हैं। P4 क्या होता है, I4 क्या होता है, N4 क्या होता है, बताइए दोस्तों। पिन की फुल फॉर्म क्या होती है? तो P4 होता है दोस्तों पर्सनल। क्या होता है भाई साहब? PERSONAL। जिस बच्चे को मेरे से पहले आ रही है तो आप यहाँ पे जाकर के बता सकते हैं भाई इसका, अगर फुल फॉर्म मेरे से पहले आपको पता है तो जल्दी से बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। P4 पर्सनल होता है। I4 होता है दोस्तों आइडेंटिफिकेशन, IDE है ना, NTI, ओके, FICATION, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। N4 होता है दोस्तों NUMBER, नंबर। क्या होता है दोस्तों? नंबर होता है। तो पिन का पूरा नाम होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्लियर है तक का? तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे पिन का पूरा नाम, ठीक है। तो यहाँ पे था दोस्तों, मैंने बताया आपको पीओएस के बारे में, साथ में बताया पॉइंट ऑफ सेल इसका पूरा नाम होता है, काम कहाँ आती है, और साथ में पिन का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया। उम्मीद करूंगा जो फुल फॉर्म लिखा रहा हूँ उनको आप नोट कर लोगे। क्या कर लोगे दोस्तों? नोट कर लो किसी कागज पे या फिर किसी भी डायरी में, ठीक है, आपको काम आएंगे ये। अब चलते हैं दोस्तों आगे मोबाइल भुगतान की तरफ। मोबाइल पेमेंट भी होता है भाई। जब हम मोबाइल फोन से डिजिटल तरीके से भुगतान करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? मोबाइल पेमेंट बोलते हैं, ठीक है। उदाहरण के रूप में यूपीआई के द्वारा कर सकते हैं। आगे चल करके मैं बताऊंगा यूपीआई के बारे में भी। देखो दोस्तों, यहाँ पे बात करें तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है यूपीआई का पूरा नाम, जो पूछ लिया गया है पहले भी। तो यहाँ पे बात करें फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ठीक है, आदि से यूपीआई के द्वारा हम भुगतान कर सकते हैं, ठीक है। मोबाइल ऐप होते हैं एक तरीके से ये। अब बात करें दोस्तों, यहाँ पे क्यूआर कोड स्कैन करके भुगतान कर सकते हैं। हाँ, अभी एक सवाल आया था यूपीआई का पूरा नाम क्या होता है, और साथ में पूछा गया था क्यूआर कोड का पूरा नाम क्या होता है, ठीक है। तो क्यूआर कोड का जो पूरा नाम होता है ना भाई साहब, क्या होता है बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। इसका पूरा नाम होता है क्विक, QICK, क्विक रेस्पॉन्स कोड, RESPONSE, रेस्पॉन्स कोड। क्लियर है तक का? क्यूआर का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? क्विक रेस्पॉन्स कोड होता है। तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहां से क्या होता है दोस्तों, एक तरीके से मोबाइल जो भुगतान होता है उसका लाभ क्या होता है? तो एक तो यहाँ पे लाभ है सबसे अच्छा है कि तुरंत भुगतान हो जाता है, नगद पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है, कैशलेस काम हो जाता है सारा, और सुरक्षित और आसान रहता है दोस्तों, ठीक है। क्लियर है तक का? तो मोबाइल जो पेमेंट करते हैं हम, मोबाइल से भुगतान करते हैं, तो उसका लाभ भी एक तुरंत भुगतान हो जाता है, नगद की जरूरत नहीं होती है, सुरक्षित और आसान यहाँ पे भुगतान रहता है, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है भाई मोबाइल डिजिटल वॉलेट। ये क्या है दोस्तों? मोबाइल डिजिटल वॉलेट के बारे में भी सवाल पूछ लिया जाता है। डिजिटल वॉलेट एक मोबाइल एप्लीकेशन होता है जिसमें हम पैसे डिजिटल रूप से रख सकते हैं और भुगतान भी कर सकते हैं। आप सभी ने रख रखा होगा दोस्तों। अब डिजिटल वॉलेट क्या होता है भाई साहब? आप फोन पे रखते हैं, पेटीएम रखते हैं या गूगल पे रखते हैं, और इनके अंदर जो पैसा रखते हैं ना, वो एक तरीके से डिजिटल रूप में रहता है, तो इसे हम बोलेंगे डिजिटल रूप में रख सकते हैं, ठीक है, और भुगतान भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया और पेटीएम हो गया, तो मोबाइल डिजिटल वॉलेट के उदाहरण है भाई साहब। ये सब क्या है? एक तरीके से डिजिटल वॉलेट है। क्या है भाई साहब? डिजिटल वॉलेट है। आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा डिजिटल वॉलेट का उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो 4-5 एग्जांपल दे देगा, मैं आपसे पूछूंगा आगे जाकर के, ध्यान रखना डिजिटल वॉलेट कौन कौन से हैं। फोन पे, पेटीएम, गूगल पे है ना, भीम ऐप भी एक तरीके से, जो भी है। अब इसके उपयोग क्या है भाई साहब, क्या काम करते हैं ये जो डिजिटल ऐप है? आपके सबको पता लग गया होगा इसका उपयोग। आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं इससे, बिजली पानी का बिल भी जमा कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं, और किसी को भाई साहब पैसे भेज भी सकते हैं आप, ठीक है। ये उपयोग हो गए इसके। लाभ क्या है? एक तरीके से लाभ की बात करें तो नगद पैसे रखने की जरूरत नहीं होती है, तेज और आसान भुगतान हो जाता है, और मोबाइल से कहीं भी भुगतान कर सकते हैं आप, ठीक है, कभी भी कर सकते हैं, किसी भी टाइम। बस इंटरनेट की जरूरत होती है इसमें। किसकी दोस्तों? इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, ध्यान रखना। विदाउट इंटरनेट ये काम नहीं करते कोई से भी है, ओके ओके। अब चलते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है यूपीआई। अब यहाँ पे यूपीआई की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन नजर आता है मुझे PYQS कि भाई आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया गया था पिछली एग्जामों में कि यूपीआई का पूरा नाम क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट
इंटरफेस, लिख लीजिए नोटबुक में, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई का पूरा नाम होता है। यूपीआई एक डिजिटल भुगतान प्रणाली है जिसके माध्यम से हम मोबाइल से तुरंत बैंक खाते से बैंक खाते में भेज सकते हैं। ठीक है, मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक में हम इसके माध्यम से पैसा भेज सकते हैं। विशेषता क्या है भाई साहब, 24 घंटे चलती है, मतलब कभी छुट्टी नहीं है इसकी, आराम से कभी भी आप उठ करके पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। दूसरा, मोबाइल नंबर या यूपीआई आईडी से भुगतान कर सकते हो। ठीक है, क्यूआर कोड स्कैन करके भुगतान कर सकते हो भाई साहब। इसके बाद में अब सवाल आता है क्यूआर कोड का पूरा नाम क्या होता है, बता दिया मैंने, क्विक रेस्पॉन्स कोड होता है क्यूआर कोड का पूरा नाम। ठीक है, ओटीपी या पिन से सुरक्षित भुगतान कर सकते हो। ठीक है, मतलब पिन से सुरक्षित रहता है, ओटीपी मांगेगा और पिन भी मांगेगा साथ साथ में। उदाहरण के रूप में फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, भीम और पेटीएम हो गया। तो ये क्या है दोस्तों, डिजिटल वॉलेट के या यूपीआई पेमेंट, यूपीआई के एग्जांपल्स हैं, मतलब ये यूपीआई के द्वारा भुगतान करते हैं सारी चीजें ना। तो उम्मीद करता हूं आपको यहाँ पे यूपीआई के बारे में हल्का सा चर्चा मिली होगी करने को, और साथ में आपको समझ में भी आएगा कुछ। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आधार सक्षम भुगतान प्रणाली की तरफ, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली की तरफ। लेकिन उससे पहले कहना चाहूंगा मैं आपसे, अगर अभी तक क्लास को आपने शेयर नहीं किया उन बच्चों के पास में जिनके आरएससीआईटी के एग्जाम है, तो अभी कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, साथ में आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, तो ताकि सारे जो मैं चैप्टर लेके आ रहा हूँ आपके लिए 1 से 15 तक जो चैप्टर लेके आ रहा हूँ मैं आपके लिए, सभी का आपको अपडेट मिल पाए। ठीक है, तो अब बात करते हैं दोस्तों आधार सक्षम भुगतान प्रणाली से हम एईपीएस कहते हैं। एईपीएस देखो, काम आपने सभी ने यूज किया होगा कि भाई आपने कभी अंगूठे लगा करके, मतलब फिंगरप्रिंट लगा करके पैसे निकाले हुए ना कभी। ठीक है, किसी मित्र दुकान में जाकर के आपने अंगूठा लगवाया होगा किसी का, या आपने लगाया होगा, फिर पैसे निकाले होंगे आपने, तो वहां पे उस सुविधा को बोलते हैं एईपीएस। क्या बोलते हैं दोस्तों, एईपीएस बोलते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी फुल फॉर्म कि एईपीएस का पूरा नाम क्या होता है। ए मतलब आधार, ई मतलब इनेबल्ड, पी फॉर पेमेंट और एस फॉर क्या होता है दोस्तों, सिस्टम। लिख लीजिए नोटबुक के अंदर कि एईपीएस का पूरा नाम क्या होता है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ऐसी प्रणाली है भाई साहब ये, जिसमें आधार नंबर और फिंगरप्रिंट के द्वारा या माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, बैंकिंग सेवाएं मिलती है। मतलब इसमें यूपीआई की जरूरत नहीं पड़ती है, यूपीआई की दोस्तों इसमें जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, मतलब एईपीएस में आपको यूपीआई की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें क्या लगेगा, आपका आधार नंबर और साथ में फिंगरप्रिंट मैच करेगा ये, उसके साथ में आपको बैंकिंग सेवाएं मिलती है, जैसे पैसे निकालना हो गया। ठीक है, बता रहा हूं मैं आपको बैंकिंग सेवाएं भी। देखिए, इसका उपयोग होता है दोस्तों एईपीएस का बैंक से पैसा निकालने में, बैंक बैलेंस चेक करने में, बैंक पैसे ट्रांसफर करने में। ठीक है, और कहाँ उपयोग होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में माइक्रो एटीएम या बैंक मित्र के पास में होता है। ठीक है, अब ध्यान रखना, एईपीएस जो होता है ना भाई साहब, इसको हम एक तरीके से जो आपका एईपीएस है ना, मैं लिख देता हूं यहाँ पे। ओके, जो एईपीएस है ना आपका, उसको हम माइक्रो एटीएम भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, माइक्रो एटीएम भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, लिख लीजिएगा, एईपीएस को माइक्रो एटीएम भी कहा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको एईपीएस के बारे में भी हल्की नॉलेज मिल गई होगी और समझ में भी आ गया होगा टॉपिक। ठीक है, तो किन किन बच्चों को समझ में आ गया भाई, अगर समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर समझ में आ गया, आगे बढ़िए। ओके, अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पे नेफ्ट के बारे में। एनईएफटी इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कि एनईएफटी का पूरा नाम क्या होता है। तो एन मतलब होता है दोस्तों नेशनल, एन फॉर क्या होता है नेशनल, ई फॉर हो गया दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक, एफ फॉर हो गया दोस्तों फंड, और टी फॉर क्या हो गया भाई साहब, ट्रांसफर हो गया। नेफ्ट का पूरा नाम क्या हो गया, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है, नेफ्ट जो है एनईएफटी एक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर प्रणाली है, जिससे एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में पैसे भेज सकते हैं। ठीक है, आप कितने से कितना भेज सकते हो, 1 रुपए से लेकर के, आप इसकी कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट है एक तरीके से ना, कितना भेज सकते हो। लेकिन इसमें जो पैसा भेजते हैं थोड़ा बहुत टाइम लगता है। ठीक है, 24 घंटे के अंदर पहुंच जाते हैं पैसे। विशेषता है क्या है, बैंक के माध्यम से ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाता है भाई साहब, सुरक्षित भुगतान प्रणाली है ये, किसी भी बैंक खाते से पैसा भेज सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, इसका फुल फॉर्म याद कर लेना, लिख लेना। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा आगे आईएमपीएस की। आई मतलब क्या होता है दोस्तों, इमीडिएट, पी फॉर पेमेंट है ना, आई एम है, ध्यान रखना, आई और एम। आई एम मतलब क्या होता है, इमीडिएट होता है, पी फॉर क्या होता है, पेमेंट होता है, एस फॉर क्या होता है भाई साहब, सर्विस होता है। ठीक है, तो आईएमपीएस का पूरा नाम क्या है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ठीक है, आईएमपीएस एक ऐसी सेवा है जिससे तुरंत पैसा ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, आईएमपीएस
एक ऐसी सेवा है जिससे तुरंत पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, विशेषता क्या है भाई साहब इसकी? विशेषता है कि ये 24 घंटे उपलब्ध रहती है, तुरंत पैसा ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करके, ठीक है, आप कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है इसकी फुल फॉर्म, ध्यान रखना फुल फॉर्म बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और आपके एग्जाम में 2 फुल फॉर्म तो कन्फर्म आएंगे। ठीक है, 2 फुल फॉर्म पूछेगा तो हो सकता है कोई सी फुल फॉर्म पूछे तो हो सकता है इसका नंबर ले ले। ठीक है, बाकी आपको पता तो होना चाहिए कि आईएमपीएस क्या काम आता है। ठीक है, आपके चैप्टर में आईएमपीएस का टॉपिक। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आगे, 6 नंबर पर आरटीजीएस। आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आर फॉर रियल, टी फॉर टाइम, जी फॉर ग्रॉस और एस फॉर सेटलमेंट। ठीक है, आरटीजीएस। आरटीजीएस बड़े लेन देन के लिए उपयोग की जाने वाली भुगतान प्रणाली है। ठीक है, समझ में आया आपको? आरटीजीएस बड़े लेन देन के लिए उपयोग की जाने वाली भुगतान प्रणाली है। विशेषता क्या है? बड़ी रकम ट्रांसफर करने के लिए होती है। ये क्या होती है दोस्तों? बड़ी रकम ट्रांसफर करने के लिए, तुरंत ट्रांजैक्शन पूरा होता है दोस्तों, आमतौर पर 2 लाख से अधिक राशि के लिए। ठीक है, मतलब आप है ना, ऐसा नहीं कि 2 रुपए बेच रहे हैं, इसमें कम से कम 2 लाख रुपए होने चाहिए, अधिकतम नो लिमिट है। ठीक है, मतलब 2 लाख रुपए से स्टार्ट होती है ये। अगर आप 2 लाख रुपए किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं तो आप आरटीजीएस कर सकते हैं। इससे कम वैल्यू अगर ट्रांसफर कर रहे हैं तो नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, 2 लाख से अधिक राशि के लिए उपयोग किया जाता है इसका। ठीक है भाई साहब, और ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका फुल फॉर्म या पढ़ लेना अच्छे से, हो सकता है आपकी बार एग्जाम में पूछ लिया जाए आपसे। ठीक है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ओके दोस्तों, यहां तक किसको क्लास पसंद आ रही है भाई? उम्मीद है सभी को आ रही होगी। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है दोस्तों बीबीपीएस। इसका नाम बहुत कम लोगों ने सुना होगा शायद, और सुन रखा है, बताओ किस किसने सुन रखा है? बीबीपीएस मतलब भारत बिल पेमेंट सिस्टम। क्या है दोस्तों? भारत बिल पेमेंट सिस्टम। ठीक है, बीबीपीएस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हम सभी प्रकार के बिलों का भुगतान एक ही जगह से किया जा सकता है। बीबीपीएस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे सभी प्रकार के बिलों का भुगतान एक ही जगह से किया जा सकता है। वेरी गुड। उदाहरण के लिए बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस का बिल। ठीक है, और भी बता रहा हूं आपको, जैसे कि मान लेते हैं कि मोबाइल या डीटीएच रिचार्ज। लाभ क्या है दोस्तों? लाभ देख लीजिएगा, एक ही प्लेटफॉर्म पर कई बिल भुगतान कर सकते हैं और सुरक्षित और आसान रहता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये भी समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट क्या है, बीबीपीएस की फुल फॉर्म क्या है भाई साहब? बीबीपीएस की फुल फॉर्म क्या है, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है फास्टैग। नाम तो सुना ही होगा सबने, फास्टैग। फास्टैग एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन प्रणाली है। मतलब आप एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से या इंटरनेट के माध्यम से टोल को कलेक्शन कर सकते हैं। कैसे काम करता है ये? तो गाड़ी के सामने एक RFID होती है, RFID टैग लगाया जाता है। ठीक है, ऐसे गाड़ी की शीशे के ऊपर लगाया जाता है ऐसे, और टोल प्लाजा पर सेंसर इसे स्कैन करता है। टोल राशि सीधे बैंक खाते से या वॉलेट से कट जाती है। ठीक है, वॉलेट से कट जाती है, इसमें वॉलेट में डालना पड़ता है रिचार्ज और उससे कट जाती है फिर। ठीक है, तो फास्टैग क्या होता है दोस्तों? टोल प्लाजा पे काम आता है। लाभ क्या होता है? टोल प्लाजा पर लाइन में नहीं लगना पड़ता है। ठीक है, और समय और ईंधन की बचत हो जाती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये फास्टैग भी आपको समझ में आ गया होगा। तो कैसी लगी भाई क्लास? उम्मीद करता हूं ये जो समरी मैंने बताई है आपको सारी, ये एकदम आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर नहीं है तो क्लास वापस देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स की तरफ। जो भी इस चैप्टर में फुल फॉर्म बनी थी ना, मैं आपके लिए लेके आया हूं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट जो फुल फॉर्म्स हैं दोस्तों इस चैप्टर संबंधित, वो आपके सामने है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप सभी को एक तरीके से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें दोस्तों, पहला फुल फॉर्म है ओटीपी। पूछा जा सकता है कि ओटीपी का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका ओटीपी का पूरा नाम है दोस्तों वन टाइम पासवर्ड। क्या है दोस्तों? वन टाइम पासवर्ड इसका पूरा नाम है। एक बार उपयोग होने वाला पासवर्ड जो मोबाइल पर आता है और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को सुरक्षित बनाता है। सवाल आ सकता है कि एक बार उपयोग होने वाले पासवर्ड को क्या कहा जाता है? ओटीपी कहा जाता है, और पूरा नाम है वन टाइम पासवर्ड। उम्मीद करता हूं पहला समझ में आ गया होगा। दूसरा चलते हैं PIN की तरफ, पिन की तरफ। मैंने बताया भी था बीच क्लास में इसमें कि पिन का पूरा नाम क्या होता है भाई साहब? पिन का होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ATM या डेबिट कार्ड का होता है 4 या 6 डिजिट का जो गुप्त नंबर होता है ना, उसे हम पिन नंबर बोलते हैं। ठीक है, ATM डेबिट कार्ड का जो गुप्त नंबर होता है उसे हम पिन नंबर बोलते हैं, जो आमतौर पर 4 से 6 डिजिट का होता है। ठीक है, और PIN का पूरा नाम क्या होता है? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, ओके। तीसरा आता है दोस्तों यहाँ पे NPCI का पूरा नाम। तो NPCI बहुत महत्वपूर्ण है,
पूछा जा सकता है। और पिछली बार PYQS भी मान सकते हो आप इसको, क्यों? क्योंकि आया था। तो यहाँ पे NPCI का पूरा नाम है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्या है दोस्तों? NPCI का पूरा नाम नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। भारत में डिजिटल भुगतान सिस्टम, भारत में डिजिटल भुगतान सिस्टम जैसे UPI, रुपे, AEPS आदि को चलाने वाली संस्था होती है ये। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब एक छोटा सवाल पूछ लेता हूं मैं आपसे, AEPS का पूरा नाम क्या होता है? जल्दी से बताइएगा। क्लास में किस किस का ध्यान था भाई पूरा, वो बता सकता है AEPS का पूरा नाम। आगे जाके मैं बताऊंगा आपको। HTTP का पूरा नाम क्या होता है? HTTP का होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है दोस्तों? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इंटरनेट पर वेबसाइट खोलने का सामान्य प्रोटोकॉल, इंटरनेट पर वेबसाइट खोलने का सामान्य प्रोटोकॉल होता है भाई साहब ये। ठीक है, अब बात करें थोड़ा आगे, HTTPS का पूरा नाम क्या होता है भाई साहब? HTTPS का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है ये दोस्तों सुरक्षित वेबसाइट प्रोटोकॉल जिसमें डेटा इनक्रिप्ट रहता है। मतलब सबसे सिक्योर जो वेबसाइट होती है, एस फॉर सिक्योर, ये अगर दिख जाता है आपके सामने, एस दिख जाता है, मतलब क्या है? ये सुरक्षित है। क्या है दोस्तों? ये सुरक्षित वेबसाइट है, ये मान सकते हो आप। ठीक है, ओके। अब चलते हैं दोस्तों अगले की तरफ। अगला है हमारा यहाँ पे 6ठे नंबर पर SMS। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपकी बार पूछा जा सकता है आपसे। SMS का पूरा नाम होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। क्या होता है दोस्तों? शॉर्ट मैसेज सर्विस। मोबाइल पर भेजे जाने वाला छोटा टेक्स्ट संदेश होता है ये। मोबाइल पर भेजे जाने वाला छोटा टेक्स्ट संदेश होता है, इसे बोलते हैं SMS, शॉर्ट मैसेज सर्विस। ATM का पूरा नाम क्या होता है भाई साहब? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या होता है दोस्तों? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, मशीन जिससे बैंक से पैसे निकाल सकते हैं और बैलेंस देख सकते हैं। ठीक है, आपने देखा भी होगा, निकाले भी होंगे। अब चलते हैं दोस्तों UPI की तरफ। UPI का पूरा नाम क्या है भाई साहब? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये पूछ लिया गया है, कई बार आ चुका है ये, तो मान लो RSAT का फेवरेट सवाल है UPI। UPI का पूरा नाम क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, मोबाइल से तुरंत बैंक खाते में पैसे भेजने की डिजिटल भुगतान प्रणाली। ठीक है, माध्यम क्या रहता है इनका? माध्यम रहता है फोन पे, पेटीएम, है ना, ये माध्यम रहते हैं इनके। यहाँ पे बात करें दोस्तों भीम, तो भीम का पूरा नाम है भारत इंटरफेस फॉर मनी। क्या है दोस्तों भीम का पूरा नाम? भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है, भारत सरकार द्वारा बनाया गया UPI आधारित भुगतान एप्लीकेशन है ये। भारत सरकार द्वारा बनाया गया UPI आधारित भुगतान ऐप है कौन सा? भीम, भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है, पूछा जा सकता है यहाँ से क्वेश्चन, याद रखना। अब चलते हैं दोस्तों 10वें की तरफ। 10वां है कि AEPS का पूरा नाम क्या है? AEPS का पूरा नाम है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। क्या है दोस्तों? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, AEPS का पूरा नाम है। क्या काम करता है? आधार नंबर और फिंगरप्रिंट से बैंकिंग सेवाएं लेने की प्रणाली। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये एडवांस लिखा हुआ था, मैंने हटा दिया। आधार नंबर और फिंगरप्रिंट से बैंकिंग सेवा लेने की प्रणाली होती है AEPS। ठीक है, इसे हम माइक्रो ATM भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं दोस्तों? माइक्रो ATM भी कहते हैं, मैंने बताया था आपको पहले भी। ठीक है, माइक्रो ATM किसे कहा जाता है दोस्तों? AEPS को कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों 11वीं की तरफ। 11वां नंबर है हमारा NEFT का। किसका है दोस्तों? NEFT का है। तो NEFT का मतलब पूरा है नेशनल, N फॉर नेशनल, E फॉर इलेक्ट्रॉनिक, F फॉर फंड, T फॉर ट्रांसफर। NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है, एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में ऑनलाइन पैसे भेजने की प्रणाली क्या कहलाती है दोस्तों? नेफ्ट कहलाती है। क्लियर यहाँ तक का? अब चलते हैं दोस्तों IMPS के बारे में। ठीक है, IMPS मतलब I फॉर इमीडिएट, IM फॉर इमीडिएट, IM इमीडिएट, P फॉर पेमेंट, S फॉर सर्विस। ठीक है, तुरंत इंस्टेंट पैसा ट्रांसफर करने की सेवा होती है ये भी। RTGS क्या है दोस्तों? R फॉर रियल, T फॉर टाइम, G फॉर ग्रॉस, S फॉर सेटलमेंट। बड़ी रकम यानी कि 2 लाख से अधिक अगर आप भुगतान करना चाहते हैं तो तुरंत ट्रांसफर करने की प्रणाली होती है RTGS। ठीक है, ओके, मतलब मिनिमम कितना पैसा होना चाहिए इसमें? 2 लाख अगर है, 2 लाख से ज्यादा भुगतान कर रहे हैं तो RTGS आप कर सकते हैं। ठीक है, RTGS का पूरा नाम है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे BBPS का पूरा नाम क्या है भाई साहब? BBPS का पूरा नाम है भारत बिल पेमेंट सिस्टम। क्या है दोस्तों? भारत बिल पेमेंट सिस्टम।
यहाँ पे बात करें दोस्तों बिजली, पानी, गैस, मोबाइल आदि सभी बिलों का भुगतान करने का प्लेटफॉर्म होता है। ठीक है, मतलब ज्यादातर यहाँ से आप भुगतान कर सकते हो, है ना, जो भी रिचार्ज वगैरह होते हैं सभी का। तो ये था बीबीपीएस का पूरा नाम। तो दोस्तों यहाँ तक ये जो मैंने फुल फॉर्म बताई है आपके 5वें चैप्टर से संबंधित फुल फॉर्म है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये फुल फॉर्म भी आपको समझ में आई होगी। उम्मीद करता हूँ आपको जो चैप्टर की थ्योरी भी है ना वो भी समझ में आई होगी। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। किसकी तरफ दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, लेकिन अभी तक जो क्लास देख रहा है बंदा, मेरी जो बच्चे मेरी क्लास देख रहे हैं, उनसे मैं एक बात पूछना चाहूंगा, आपको जो फुल फॉर्म मैंने पढ़ाई है अभी और जो मैंने चैप्टर की समरी दी है मैंने, वो कैसी लगी, कितनी समझ में आई, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों। और हाँ, जो बच्चे पहली बार ये चैप्टर को देख के आए हैं उनसे बता देता हूं मैं, 1 2 3 4 चैप्टर की मैंने समरी दे रखी है पहले ही, उन सभी को देखिएगा और फिर 5वें पे आइएगा। ठीक है, और साथ में आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो 6ठे 7वें से लेकर के 15वें चैप्टर तक की जो समरी है मैं सभी लेके आ रहा हूँ जल्दी से। ठीक है, एग्जाम से पहले ले आऊंगा मैं आपकी से, तो सभी को एक तरीके से देखना है आपको। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मिलेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको हुबहू मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के पहले प्रश्न की ओर। इस चैप्टर का प्रश्न है दोस्तों, इस चैप्टर का जो प्रश्न है पहला, यह है दोस्तों पीएमजेडीवाई। क्या है दोस्तों? पीएमजेडीवाई यानी कि प्रधानमंत्री जनधन योजना खाता खोलने के लिए कितनी न्यूनतम राशि की आवश्यकता है या आवश्यक है? 10,000, 5,000, 1,000 या शून्य शेष राशि। इस चैप्टर की समरी पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था दोस्तों। तो किन किन बच्चों का ध्यान है भाई पूरा इस चैप्टर की थ्योरी में, बता सकता है इसका जवाब। ठीक है, तो वो बच्चे दे सकते हैं जिनको पूरा अच्छे से पता हो भाई क्या है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। देखते हैं किस किस बच्चे का पूरा ध्यान था इस क्लास में जब मैंने बताया था भाई उस टाइम। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा शून्य शेष राशि। क्या होगा भाई साहब? शून्य शेष राशि होगा। डी ऑप्शन इज राइट, शून्य शेष राशि। ठीक है, जीरो बैलेंस पे आप क्या कर सकते हैं दोस्तों? ओपन करवा सकते हैं खाता। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का एक फायदा नहीं है? निम्न में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का एक फायदा नहीं है? समय की बचत, लागत की बचत, उपयोग के लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता या खाते की सुरक्षा। बताइए दोस्तों, देखिए ऑनलाइन बैंकिंग का एक फायदा नहीं है, समय की बचत भी होती है, लागत की बचत भी होती है, खाते की सुरक्षा भी होती है, लेकिन उपयोग के लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता, ये दोस्तों फायदा नहीं है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट। कुछ बच्चे बोलेंगे इतने इजी क्वेश्चन कैसे आ गए, तो मैंने आपकी जो बुक की चैप्टर है ना उसी से क्वेश्चन उठाए हैं दोस्तों। ठीक है, तो इजी नहीं है, ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं दोस्तों आपको। ठीक है, तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा क्रेडिट कार्ड की एक विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सा क्रेडिट कार्ड की एक विशेषता नहीं है भाई साहब? बैंक द्वारा छोटा प्लास्टिक कार्ड जारी करना, भुगतान का इलेक्ट्रॉनिक रूप, पहले खरीदे बाद में भुगतान करें, खरीदे और साथ में भुगतान करें। भाई साहब बैंक द्वारा छोटा प्लास्टिक कार्ड जारी करना भी सही बात है, ठीक, विशेषता है। भुगतान का इलेक्ट्रॉनिक रूप भी है, विशेषता है ये भी। पहले खरीदे और बाद में भुगतान करें, मैंने बताया था आपको, पहले आप खरीद लीजिए फिर महीने के अंत में आपका बिल आता है। ठीक है, लेकिन खरीदे और साथ में भुगतान करें नहीं, साथ में भुगतान करने की जरूरत नहीं होती है, बाद में भुगतान कर सकते हो आप तो। ठीक है, कार्ड से साथ में भुगतान हो जाता है लेकिन आप बाद में भुगतान कर सकते हो कार्ड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा खरीदे और साथ में भुगतान करें, ये गलत बात है, ये विशेषता नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों विशेषताएं। अब चलते हैं दोस्तों आज के चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है ओटीपी का पूरा नाम क्या है? ओटीपी का पूरा नाम क्या है भाई साहब? वन टाइम फोन, वंडा फोन, वन टाइम पासवर्ड, आउट टू प्रैक्टिस, या फिर बात करें वन टाइम प्रोग्रामेबल। क्या होगा भाई साहब? मैंने बताया था आपको ओटीपी का पूरा नाम। तो यहाँ पे ओटीपी का पूरा नाम है दोस्तों वन टाइम पासवर्ड। क्या है भाई साहब? वन टाइम पासवर्ड। बी ऑप्शन इज राइट, वन टाइम पासवर्ड। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है यूपीआई का पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, या अल्ट्रा पेमेंट इनपुट, या अनस्ट्रक्चर्ड पेमेंट इनवॉइस। क्या होगा भाई साहब इसका सही जवाब? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। तो इसका सही जवाब होगा भाई साहब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होगा भाई साहब? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होगा। बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है हमारा यूपीआई में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है? कब किया जाता है भाई? पैसा भेजने के लिए, भुगतान प्राप्त करने के लिए, केवल ए ऑप्शन, या दोनों, ए और बी दोनों? बताइए दोस्तों क्या होगा यहाँ पे सही जवाब? तो जो पुश टेक्नोलॉजी होती है ना भाई साहब यूपीआई में, वो करती है पैसा भेजने के लिए काम करते हैं इसमें। ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों पैसा भेजने के लिए। छठे में आएगा ए ऑप्शन। तो बताइए दोस्तों 6 में से 6 किस किस बच्चे के सही हो चुके हैं भाई? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। ठीक है, अब चलते हैं 7वें प्रश्न की ओर।
सातवां प्रश्न क्या है दोस्तों, एसबीआई बड़ी क्या है। एसबीआई बड़ी क्या है, एक खेल है, मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन है, बैंक खाता है, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों एसबीआई बड़ी क्या है, तो एसबीआई बड़ी जो है ना भाई वो है मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन। क्या है भाई साहब, मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन है, बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन जैसे फोन पे भी हो गया, गूगल पे हो गया, एक तरीके से बात करें पेटीएम भी हो गया। ठीक है, 7% हो गए दोस्तों, 8वें की ओर चलते हैं। 8वां प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे, निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है, एसबीआई बड़ी, भीम, पेटीएम या क्रेडिट कार्ड। दोस्तों ये भी आपका मोबाइल वॉलेट होता है, भीम भी आपका मोबाइल वॉलेट है, पेटीएम भी आपका मोबाइल वॉलेट है, लेकिन क्रेडिट कार्ड आपका मोबाइल वॉलेट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूछा क्या गया है आपसे, नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा एक बार, नहीं है तो कौन सा नहीं है, क्रेडिट कार्ड नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 90 प्रश्न की ओर। 90 प्रश्न है हमारा, रुपे डेबिट कार्ड क्या है। रुपे डेबिट कार्ड क्या है, घरेलू डेबिट कार्ड है, एनपीसीआई द्वारा प्रस्तुत किया गया कार्ड है, या सभी एटीएम और पीओएस पर स्वीकृत है, या बात करें उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। तो रुपी डेबिट कार्ड क्या है, क्या है भाई रुपी डेबिट कार्ड। तो रुपी डेबिट कार्ड है दोस्तों, घरेलू डेबिट कार्ड बोल सकते हैं हम, एनपीसीआई द्वारा प्रस्तुत किया गया कार्ड भी है ये दोस्तों ये, और सभी एटीएम और पीओएस पर स्वीकृत भी है दोस्तों। तो यहाँ पे आएगा उपरोक्त सभी। क्या आएगा भाई साहब, उपरोक्त सभी आएगा, क्योंकि ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, 3 ऑप्शन यहाँ पे सही है। अब चलते हैं दोस्तों आज के अंतिम सवाल की ओर, जिसका नंबर है 10वां। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से लाभ पीएमजेडीवाई से जुड़े हैं। कौन से लाभ पीएमजेडीवाई से जुड़े हैं। 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा, 30 लाख रुपए का जीवन बीमा, 5,000 रुपए तक ओवरड्राफ्ट सुविधा, या उपरोक्त सभी। ठीक है, तो पीएमजेडीवाई प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जो लाभ जुड़े हैं दोस्तों, 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी जुड़ा हुआ है, सही बात है। 30,000 रुपए तक जीवन बीमा, ध्यान रखना इस चीज का, और यहाँ पे 5,000 तक ओवरड्राफ्ट सुविधा, और उपरोक्त सभी। यहाँ पे आएगा उपरोक्त सभी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10वां, एक बार इनको याद कर लेना कि पीएम जो जनधन योजना है उसके तहत कितने लाख तक का बीमा दिया जाता है, 1 लाख रुपए तक का, सॉरी दुर्घटना बीमा 1 लाख तक का, और यहाँ पे जीवन बीमा 30,000 रुपए तक का, और यहाँ पे ओवरड्राफ्ट की सुविधा है दोस्तों 5,000 तक की। तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, बाद में पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, और पूछ मैं आपसे ये भी रहा हूँ दोस्तों, 5 चैप्टर की समरी पूरी हो चुकी है आज, मतलब 5 चैप्टर की समरी मैं आपके सामने ले आया हूँ। ठीक है, अब बात कर रहे हैं 6 से 15 बचे हुए। तो दोस्तों बताइए मुझे पहले, क्या मुझे लानी चाहिए 6 से 15 चैप्टर की समरी। अगर लानी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताओ सभी लोग। ठीक है, ओके, क्योंकि समरी बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो मैं चाहता हूं कि आप सभी उन बच्चों के पास, मतलब ये जो समरी है ना मेरी, प्रत्येक आरएससीआईटी वाले बच्चे के पास में, जो भी बच्चा यहाँ पे आरएससीआईटी की एग्जाम दे रहा है, तो प्रत्येक बच्चे के पास ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए, जिससे सभी को इस वीडियो का लाभ मिल सके, इस समरी का लाभ मिल सके, और वो एग्जाम में पास हो सके। ठीक है, तो आपको क्या काम है, अब आपको अगर 6 से 15 तक की समरी चाहिए तो आपको क्या करना है, इसको शेयर करना है उन सभी दोस्तों के पास में, उन सभी बच्चों के पास में जो आरएससीआईटी के एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, और आप भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, क्योंकि सारे अपडेट आपको तभी मिल पाएंगे जब चैनल सब्सक्राइब होगा। साथ में बताइएगा 5वें चैप्टर की समरी आपको कैसी लगी। ठीक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना। और जो बच्चे नए हैं उनसे कहना चाहूंगा कि मैंने यहाँ से पहले चैप्टर, दूसरे, तीसरे और चौथे की ऑलरेडी मैंने समरी डाल दी है। आप देखिएगा एक बार कमेंट बॉक्स में, क्या आप देखिएगा प्लेलिस्ट में। ठीक है, मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, तो उसमें देखिएगा आराम से, आपको मिल जाएगी, सबको देखना है। ठीक है, और 15 चैप्टर तक समरी लेके आऊंगा आपके लिए मैं। ठीक है, तो वेट कीजिएगा थोड़ा, बस जल्दी से मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, सभी समरियों को। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर सब कुछ समझ में आ गया है तो एक लाइक बनता है, साथ में आपको तैयारी को और अच्छे से करनी है। ठीक है, और नोट्स बनाते रहो आप भी। ठीक है, एक नोटबुक ले लिया करो, जो चीज आपको इंपॉर्टेंट लगे ना कि इंपॉर्टेंट है तो उसको नोट कर लिया करो आप। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, थैंक यू, बाय।